सोमवार को वाराणसी के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि किसानों के साथ छल करने वाले लोग आज भ्रम फैलाने में जुटे हैं। पीएम ने नए कृषि कानूनों को किसानों की रक्षा करने वाला और उन्हें आजादी देने वाला बताया। इसके अलावा पीएम ने राजनीति में परिवारवाद पर भी निशाना साधा। बिना किसी का नाम लिए पीएम ने कहा कि विरासत को सिर्फ परिवार समझा गया, जबकि हमारे लिए विरासत का मतलब संस्कार है। वाराणसी में पीएम ने चीन पाकिस्तान को भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि देश के दुश्मनों को सरहद पर हमारे जवान कड़ाई से जवाब दे रहे हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नए कानून सिर्फ पूंजीपतियों के हित में है। राहुल गांधी ने देश के लोगों से सवाल किया है कि काले कानूनों के खिलाफ किसान इस ठंड में अपना घर छोड़कर दिल्ली तक आ पहुंचे हैं। सत्य और असत्य की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं? दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सिंगू बॉर्डर पर 27 नवंबर को किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इसी दौरान किसानों ने पुलिस पर पथराव किया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इसी सिलसिले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हंगामे के दौरान दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों को चोट लगी थी। एक सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह के हाथ पर तलवार से भी हमला किया गया था। वहीं दिल्ली के बाहर जमे किसान अभी भी बुराड़ी जाने को तैयार नहीं है। उधर सिंगू बॉर्डर के बाद टिकरी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। वहीं लेफ्ट दलों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को किसान के आंदोलन में शामिल होने को कहा है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंचने की तैयारी में है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 150 वार्डों में वोटिंग के लिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा इंतजामों में 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। प्रचार में बीजेपी ने खासा जोर लगाया था। केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गज नेता प्रचार के लिए पहुंचे थे। जीएचएमसी 4 जिलों तक फैला है और इसके दायरे में 24 विधानसभा और 5 लोकसभा सीटें आती है। चुनाव के नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे। आज उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 11 सीटों पर कुल 199 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें 5 स्नातक कोटे की है और 6 शिक्षक कोटे की। वोटिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़, बाराबंकी और मुरादाबाद की विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग के लिए कोरोना गाइडलाइन के तहत इंतजाम किए गए हैं। किसानों से बिना शर्त बातचीत के लिए सरकार तैयार हो गई है। किसानों की घेराबंदी के बीच सरकार ने नई पहल की है। आज दोपहर 3 बजे किसान नेताओं को बातचीत के लिए विज्ञान भवन में बुलाया गया है। इसका सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है। सरकार ने कहा है कि जो किसान संगठन पहले दौर की बातचीत में शामिल थे वो बातचीत के लिए विज्ञान भवन आए। कृषि मंत्री ने कहा इससे पहले अक्टूबर और नवंबर में 2 दौर की बातचीत किसानों के साथ हो चुकी है। तीसरे दौर की बातचीत के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन किसानों ने तय तारीख से पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना और ठंड की वजह से सरकार बातचीत पहले करने के लिए तैयार है। 13 नवंबर को यह तय हुआ था कि वार्ता का अगला दौर जल्दी ही किया जाएगा और हम लोगों ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी, लेकिन किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। उधर किसानों का रुख अभी भी सख्त लग रहा है। देर रात आज तक ने गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसानों से बात की। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। किसानों ने सरकार पर मनमानी का भी आरोप लगाया। हालांकि किसानों ने ये नहीं कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो हर हाल में अपनी सारी मांगे मनवाने के मूड में दिखाई दिए। जब सरकार अपनी मर्जी से कर रही तो हम भी अपनी मर्जी से यही रहेंगे। इतना हमारे पक्ष में फैसला नहीं होगा, इतना हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, यही रहेंगे। सरकार का हमें कुछ नहीं पता, सरकार के पेट में क्या है ना हमें पता है सरकार, पर हमारा अपना मानना इतना है कि हम यहाँ से हटने के नहीं, इतना यहीं जमे रहेंगे। इस बीच बीती रात को भी सैकड़ों किसान सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए नजर आए। किसान अलाव सेकते रहे। रात को खुले आसमान तले किसान सोते हुए दिखे। उन्होंने अपने खाने और पानी का इंतजाम भी कर रखा था। किसान लंबे संघर्ष के मूड में दिख रहे हैं। रात के तकरीबन 2:45 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से खुले आसमान के नीचे 14 डिग्री तापमान में तमाम जो किसान हैं वो सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। कृषि कानून को लेकर के पिछले
5 दिन से लगातार किसान जो है वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लगातार सरकार से ये किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर के जो मांगे हैं उनको लेकर के सरकार सुने, उनकी मांगों को सुने। दिल्ली को घेर कर बैठे किसान बॉर्डर से हटने के लिए तैयार नहीं है और अब वो दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली को वैसे भी पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाली कई सड़कें हैं, लेकिन ये 5 एंट्री पॉइंट सबसे खास हैं। इनमें सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान डेरा जमाए बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर पर इनकी तादाद 2 से 3 हजार है। टिकरी बॉर्डर पर 1500 किसान जमे हुए हैं, जबकि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों की संख्या करीब 1000 है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल रशीद ने पत्र में दावा करते हुए लिखा है कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में अपनी बेटी पर आरोप लगाया है कि शेहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और शेहला रशीद को विदेशों से पैसा आता है। पिता के संगीन आरोपों पर शेहला रशीद ने जवाबी प्रतिक्रिया दी है। शेहला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को आधारहीन बताया है। शेहला ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि परिवार में ऐसा नहीं होता जैसा मेरे पिता ने किया है। उन्होंने मेरे साथ मेरी मां और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शेहला ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि आप में से बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरी मम्मी और बहन के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक बीवी बीटर और एक अपमानजनक नापाक आदमी है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये स्टंट उसी की प्रतिक्रिया है। अहमदाबाद के सिविल कोर्ट अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक बुजुर्ग महिला को सांस लेने में दिक्कत के बाद लाया गया था। महिला कोरोना नेगेटिव थी, बावजूद इसके महिला को कोविड पॉजिटिव मरीजों के वार्ड में रखा गया। परिवार वालों का आरोप है कि लगातार कहने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने महिला को कोविड वार्ड में ही रखा, जिससे महिला की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना मामलों ने फिर से उछाल मारा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 108 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं 3700 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 है, जबकि रिकवरी रेट 93% के करीब है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी लैब में होने वाले कोरोना टेस्ट की कीमत घटाकर 800 रुपए तय कर दी है और अगर टेस्ट सैंपल का होम कलेक्शन होता है तो कीमत 1200 रुपए होगी। मुंबई की झुग्गी बस्तियों में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के फैलाव की रिपोर्ट सामने आई है। हाल में हुए सीरियस सर्वे की रिपोर्ट में पाया गया कि झुग्गियों में रहने वाले 75% लोगों में कोरोना के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। ये सर्वे 5 से 10 अक्टूबर के बीच कफ परेड इलाके की 5 झुग्गी बस्तियों में किया गया था। मध्य प्रदेश में कोरोना के फिर से बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा असर इंदौर में है। बीते 9 दिन से इंदौर में रोजाना 500 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और इन 9 दिनों में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है, जबकि इस दौरान 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर के 5 इलाकों को फिर से कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। महीनों से कोरोना वैक्सीन से जूझ रहे लोगों के लिए वैक्सीन वाली अच्छी खबर आने वाली है। पीएम मोदी ने अपने वैक्सीन मिशन को एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने वैक्सीन विकसित करने में अहम भूमिका निभा रही 3 कंपनियों जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज के वैज्ञानिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है। वैज्ञानिकों ने पीएम को वैक्सीन की प्रगति की पूरी रिपोर्ट दी है। कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अलग अलग स्टेज में 6 वैक्सीन ऐसी हैं जिनको लेकर उम्मीद बढ़ गई है। इनमें ज्यादातर का परीक्षण देश में ही हो रहा है। यही वजह है कि सरकार तैयारी में जुट गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बड़े पैमाने में टीकाकरण की तैयारी करने के लिए कहा है। इनमें डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान करना और उन्हें तैयार करना भी शामिल है।
वाराणसी में कल शानदार और भव्य अंदाज में देव दीपावली मनाई गई। वाराणसी की तस्वीरें अद्भुत नजर आई। वाराणसी के घाट हजारों दियों से रोशन हुए। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में इतने दिए एक साथ झिलमिला उठे मानो आसमान से सारे तारे एक साथ भगवान शिव और मां गंगा की पवित्र धरती पर उतर आए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव देवताओं के लिए आस्था का पहला दीप जलाया तो फिर काशी दीपमालाओं से जगमगा उठी। 15 लाख दियों से काशी जगमगा रही थी और इस दिव्य जगमगाहट के साक्षी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी बने। उस वक्त वो नजारा मन को मोहने वाला था। इस मोहिनी दृश्य के बीच प्रधानमंत्री मोदी जब अपने काशी के लोगों से रूबरू हुए तो सारे प्रतीकों और स्मृतियों के साथ मां गंगा की लहरों पर झिलमिलाती रोशनी एक नई उम्मीद पैदा कर रही थी। उन्नीस बैच के आईपीएस अशोक कुमार उत्तराखंड के नए डीजीपी बनाए गए हैं। अशोक कुमार ने यूपी के कई जिलों में बतौर एसपी और एसएसपी का काम किया है। 2013 में केदारनाथ आपदा के वक्त वो बीएसएफ में थे। उनके नेतृत्व में आपदा के वक्त बीएसएफ को राहत और बचाव कामों में लगाया गया था। डीजीपी का पदभार संभालने के बाद अशोक कुमार ने कहा कि कानून के राज में आम आदमी खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे। धनबाद के सिंदरी में एसीसी प्लांट के गेट पर जोरदार बवाल हुआ और पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। दरअसल नौकरी की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से गांव वाले फैक्ट्री गेट पर धरना दे रहे हैं। हालात बेकाबू हुए तो सोमवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद गांव वालों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के अमरावती में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 1.5 महीने के बच्चे की लाश उसके घर के करीब बरामद की गई। बच्चे की लाश कुएं में तैर रही थी। रविवार को बच्चे के घर वालों ने पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। रायबरेली में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने आजमगढ़ के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा सहित कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया युवक काफी दिनों से फरार चल रहा था। यूपी के बरेली में बीच सड़क पर कार में भीषण आग लग गई। कार में महिला समेत 5 लोग सवार थे जो हल्द्वानी से बरेली वापस लौट रहे थे। हादसे को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने 5 कार सवारों को फौरन रेस्क्यू किया और उनकी जान बचाई। महाराष्ट्र के अमरावती में नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लग्जरी बस धू-धू कर जलने लगी। बस में आग टायर फटने की वजह से लगी। बस रायपुर से सूरत जा रही थी और उसमें करीब 52 मुसाफिर सवार थे। बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भागलपुर जिले के कहलगांव में एक ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी पर बम से हमला करने की खबर है। कुख्यात अपराधी दिव्यांशु झा को पकड़ने के लिए ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी और डीएसपी रेणु कृष्णा अपने दल बल के साथ छापेमारी करने पहुंची थी। उसी दौरान अपराधी दिव्यांशु ने बम से पुलिस पर हमला कर दिया। बमबाजी की घटना में कई पुलिसकर्मी मामूली रूप से जख्मी भी हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में दिन दहाड़े लुटेरों ने गहने की दुकान में डाका डाला। ग्राहक बनकर गहने देखने के नाम पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक लुटेरे बाइक पर सवार होकर भागे। बिहार के औरंगाबाद में बलात्कार पीड़िता ने अपने शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर की शाम पीड़िता के कंप्यूटर टीचर छठ का प्रसाद खाने घर आए। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर टीचर ने बलात्कार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका की न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में हुई धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुश्किल है। ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार मानने से इनकार किया है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश मंत्रालय की पूर्व प्रवक्ता जेन साकी को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव बनाया है। जो बाइडेन की प्रेस एंड कम्युनिकेशन की पूरी टीम महिलाओं के हवाले ही है। चीन के सरकारी ट्विटर अकाउंट पर ऑस्ट्रेलियाई सैनिक की फेक तस्वीर शेयर करने पर पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। मॉरिसन ने चीन से माफी मांगने के लिए कहा है। आपको बता दें कि फेक तस्वीर में चीन ने ऑस्ट्रेलियाई सैनिक को अफगान बच्चे की हत्या करते हुए दिखाया था। न्यूजीलैंड में 3 लोगों समेत 10 संस्थानों पर ज्वालामुखी प्रभावित व्हाइट आइलैंड में सुरक्षा उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल व्हाइट आइलैंड पर ज्वालामुखी विस्फोट में 22 लोग मारे गए थे, जिसके बाद नियमों में सख्ती बरती गई। कोरोना से खासा प्रभावित ब्राजील में मेयर के लिए वोटिंग हुई। समाजवादी नेताओं की लगातार मांग के बाद ब्राजील के 57 शहरों में म्यूनिसिपल चुनाव हुए हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने खुले तौर पर 40 साल की ब्रूनो कोवास का समर्थन किया है।